बच्चों पीछे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जो मुगलों से संघर्ष करते हुए खुद को पुनः स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं, राजनीतिक इकाई बना के रखते हैं, उस कड़ी का एक भाग है जाट, भाग 5 में। देखें बच्चों, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और जो 18वीं शताब्दियां है उनमें अपनी सत्ता सुदृढ़ की और जाटों ने अपने नेतृत्वकर्ता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित किया है। 1680 के दशक में इनका प्रभुत्व दिल्ली आगरा के दो शहरों के बीच में होना प्रारंभ हो जाता है और ये समृद्ध कृषक परिवारों से संबंधित थे। उनके प्रभुत्व में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इनका जो राजनीतिक संगठन है वो दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र के बीच में स्थापित हो रहा है। महाराजा सूरजमल जो जाटों के अफलातून के नाम से भी जाने जाते हैं, भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इन्हीं के समय उभरता है। 1739 में बच्चों पहले हमने बात की थी कि दिल्ली पर आक्रमण हो रहा है नादिर शाह का, और इस नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप जो प्रतिष्ठित व्यापारी थे उन्होंने शरण ली थी भरतपुर राज्य में। जाटों की शक्ति महाराजा सूरजमल के समय अपने चरम पर पहुंची हुई थी और 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया जाता है। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण की बात करें तो आधुनिक पूर्वी राजस्थान का भाग, दक्षिणी हरियाणा वाला भाग और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र हैं वो इनके राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सूरजमल के द्वारा कई किले और महल भी बनाए जाते हैं, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला भी इनके द्वारा बनाया जाता है, जो सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। यह किला पारंपरिक शैली में बनाया गया है। जो आप इस चित्र में देख रहे हैं यह है भरतपुर का लोहागढ़ का किला। डीग में जाटों ने आमेर और जो आगरा की शैलियां हैं उनका समन्वय करते हुए विशाल जल महलों का निर्माण करवाया, इसलिए जल महलों की नगरी के नाम से भी डीग को जाना जाता है। शाही वास्तुकला के जिन रूपों को शाहजहां के समय में जोड़ा गया था, डीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई जाती है जो इस चित्र में आप देख रहे हैं, डीग के राजमहल। अब जो बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति 17वीं जो 18वीं शताब्दी में घटित हो रही है पूरे विश्व में, तो फ्रांसीसी क्रांति का पूरे विश्व की घटनाओं के साथ में और जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसी समय जो समकालीन घटनाएं घट रही है उनमें एक विशेष प्रकार की समानता हमें देखने को मिलती है। तो उस बारे में बात करें कि 18वीं शताब्दी में भारत के जो विभिन्न राज व्यवस्थाएं हैं उनमें जनसाधारण यानी जो आम लोग हैं उनको अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का किसी भी प्रकार का अधिकार अभी तक नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया के देशों में भी 18वीं शताब्दी के जो आखिरी दशक है वहाँ पे भी समान स्थिति देखने को मिलती है। जनसाधारण को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांतियाँ हैं यहाँ से बदलाव आना प्रारंभ होगा इन क्रांतियों के फलस्वरूप, और अभिजात वर्ग के जो सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकार है इनको यहाँ पर चुनौती दी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यहाँ पर मध्य वर्ग, किसान और जो शिल्पकार है इन्होंने पादरीगण और जो अभिजात यानी जो अमीर वर्ग है उनके विशेष अधिकारों का हनन किया, उनके लिए लड़े। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास में जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए और अधिकार और जो पद है वो केवल और केवल किससे मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर ही मिलना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने दार्शनिकों ने यह सुझाव दिया कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए और समान अवसर सभी के लिए होना चाहिए। सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। तो ये परिवर्तन है जो विश्व में देखा जा रहा है और धीरे धीरे ये परिवर्तन भारत में भी आता है। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के जो विचार है उनका भारत में 19वीं सदी के जो अंतिम दशक है वहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखा कि जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियाँ हैं उनका प्रभाव विश्व में
फ्रांस और अमेरिका के बाहर निकलकर धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय में पूरे विश्व के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन बच्चों इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।